हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुविजन विद राकेश सर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। देखो बेटा, आज अवकलज के अनुप्रयोग का सेकंड पार्ट है। पहला वीडियो हम बना चुके हैं, अपलोड कर दिए हैं। आप लोग उसको देख रहे होंगे और सब कुछ समझ में भी आ रहा होगा। देखिए, शॉर्टकट बताना है। शॉर्टकट कहने का मतलब कि कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत बता दिया जा रहा है। अब देखिए, अगर उसके हिसाब से जैसे ऑफलाइन क्लास चलती है या ऑनलाइन क्लास आराम से पढ़ाया जाए तो उसके लिए तो टाइम है नहीं। आप लोगों का 27 को एग्जाम है, तो हम ये मान के चलते हैं कि कुछ आप पढ़े होंगे कॉन्सेप्ट वगैरह, तो भी हम कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन लगाते हैं। तो हमें क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कराना है, तो भी हमने काफ़ी कुछ बता दिया है। आप उसको प्ले लिस्ट पर जा करके देख लें, सारा कुछ बताया गया हुआ है। एक चीज़ और बता दूं कि इसके बाद प्रतिलोम वृत्तीय फलन है, जिसे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। इसमें मुख्य मान निकालना है, बाकी सिलेबस से इसमें हटा दिया गया है। और अभी अड़िक मैं सोच रहा हूँ कि इसको ना बताएं, क्योंकि इसको सबसे पहले बच्चे यही पढ़ते हैं, आवी और साड़ी। तो आवी और साड़ी तो रट गया होगा। अगर आप लोग कमेंट में कहेंगे कि 2-4 क्वेश्चन बता दीजिए, तो हो सकता है मैं 2-4 क्वेश्चन अच्छे अच्छे जो हैं वो लेकर के आऊँगा। और जो भी बचे हैं, और लगभग कंप्लीट कर दिया हूँ। रैखिक प्रोग्रामन बचा है, तो कल का जो वीडियो रहेगा रैखिक प्रोग्रामन और प्रतिलोम वृत्तीय फलन, रैखिक प्रोग्रामन और प्रतिलोम वृत्तीय फलन का एक वीडियो हम बना देंगे। उसके बाद हमने सब कुछ कवर कर रखा है। उसके बाद फिर क्वेश्चन जो बचेंगे हर चैप्टर के 2-3 क्वेश्चन सब में लेकर के हम बताएंगे। एक चीज़ और बता दूं कि जितना हमने पढ़ाया है सब अनसॉल्व के ही क्वेश्चन है। तो अभी मैं सोच रहा कि सर अनसॉल्व क्वेश्चन यही प्रैक्टिस करा रहे हैं तो यही आएगा, तो ये तो आने के पूरे चांस हैं। लेकिन और भी जो एक्सरसाइज मैंने पढ़ाया है तो उसमें जो क्वेश्चन बताया वो अनसॉल्व के ही क्वेश्चन है। वहाँ पर लिखा हुआ है प्ले लिस्ट में, क्लास 12 यूपी बोर्ड परीक्षा 2023। चलिए, अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बाकी आप समझदार हैं। आप जाइए हमारे चैनल पर, प्ले लिस्ट पर आप देखिए और खूब बढ़िया से पढ़िए और फिर एग्जाम दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बात करते हैं। ये जो राशियों में परिवर्तन की दर है, रेट, कल भी बताया था, आज शुरू करते हैं इसको भी। चलिए, पहले क्या कह रहा है, एक कण वक्र 6y = x³ + 2 के अनुगत समझे ना, उसी दिशा में, मतलब अनुगत मतलब वक्र पर ही गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक, देखो बेटा कभी कभी क्वेश्चन में x निर्देशांक की जगह पर आ जाएगा भुज। क्या आ जाएगा? भुज आएगा। x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक कभी कभी आ जाएगा कोटि। y निर्देशांक को क्या बोलते हैं? कोटि। x, अगर y लिखा हो तो इसे क्या कहते हैं बेटा? भुज कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। इंग्लिश में अब्सिसा, और इसको क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट, ABSCISSA, अब्सिसा। ऐसे क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। बात समझ में आया ना? ये हुआ। देखिए, कुछ आवाज आ रही होगी क्योंकि शादियां चल रही होगी, तो थोड़ा सा दूर है तो भी बम फटता है तो थोड़ा आवाज सुनाई देगा, लेकिन उससे डिस्टर्बेंस नहीं होना है। हमको पढ़ाना है, और मुझे लगता है 1.5-2 घंटे क्लास चलेगी, तो हमें एडिट करने में बहुत टाइम लगता है। तो कम से कम 1.25 घंटे की फिल्म कह रहा हूँ, 1.25 घंटे का वीडियो बन जाएगा, 1.25 घंटे 1.5 घंटे का। चलिए ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, कह रहा है x निर्देशांक मतलब भुज की तुलना में y निर्देशांक मतलब कोटि 8 गुना तीव्रता से क्या कर रहा है? बदल रहा है, चेंज हो रहा है। चेंज हमेशा क्या होता है? d/dt, हमेशा समय के सापेक्ष होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू किया जाए। तो क्या करना है? वक्र पर कोई बिंदु ज्ञात करना। तो पहले क्या माने बताओ? माना, बोलो कुछ सॉल्यूशन। पहले क्या माने? माना, या पहले क्या है? दिया है वक्र। क्या दिया है बताओ? दिया है। क्या है वक्र का समीकरण? क्या दिया है बोलो? 6y = x³ + 2, इसको 1 मान लो। फिर क्या करेंगे? मान लेते हैं, माना वक्र पर कोई बिंदु, क्या मान लें? वक्र पर कोई बिंदु या बिंदु x1 y1 भी मान सकते हो। x1 y1 मानने से 1-2 स्टेप बढ़ जाता है, xy ही मान लो, क्योंकि xy का मान ही निकालना होता है कुल मिलाकर के। xy है, वक्र पर बिंदु क्या है? x, y है।
यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ क्या दिया है। क्या दिया है बेटा? दिया है x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। इसका मतलब क्या होगा? y निर्देशांक बदल रहा है, बदल मतलब चेंज मतलब क्या हुआ? dy/dt। कितना गुना? x निर्देशांक की तुलना में। x निर्देशांक तो क्या हो जाएगा? dx/dt। 8 मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं समझे? y निर्देशांक x निर्देशांक की तुलना में 8 गुना, मतलब 8 गुना। अगर ये मान लीजिए ये 5 की रफ्तार चल रहा तो ये कितना हो जाएगा? dy/dt। 5 गुणे 8 40। मतलब अगर ये 5 की रफ्तार से चल रहा है तो dy/dt क्या होगा? इसका 8 गुना कितना हो जाएगा? 40। तो 8 से 5 40 ये हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? तो x निर्देशांक की तुलना में 8 गुना तीव्रता, गुना मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं, से बदल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। अब देखो बेटा समीकरण 1 से क्या लिखा है? 6y = x³ + 2। अब यहाँ क्या करते हैं? दोनों पक्षों में t के सापेक्ष, क्योंकि चेंज पूछा ना, सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या आएगा बेटा? क्या आएगा? ये 6 dy/dt इक्वल क्या हुआ? 3s² dx/dt। t के सापेक्ष कर रहे हैं ना, चेन रूल लगा रहे हैं, और इसका अवकलन क्या होगा? 0। अब देखो बेटा यहाँ समीकरण 2 से देखो, dy/dt को हम लिख सकते हैं 8 टाइम्स dx/dt। यहाँ रख दीजिए अगर रखना चाहो तो। 6 इंटू क्या हो जाएगा? 8 dx/dt इक्वल क्या होगा? ये कहाँ से? समीकरण 2 से। तो क्या हो जाएगा? 3s² dx/dt। तो dx/dt क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा ये आएगा 8 48 3x²। तो x² इक्वल क्या आएगा? 16। x की वैल्यू क्या आएगी बेटा? ±4। यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा है। अब इसको मिटा सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन है, ये तो बता चुका और ये चल रहा है, हमें पॉइंट निकालना है वक्र पर। अब देखो बेटा यहाँ पर x की वैल्यू ±4 आ गया। अब कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 से। तो क्या होगा? x की वैल्यू क्या ले लेंगे? जब 4 हो, जब x इक्वल क्या ले? 4 हो, तो x क्या आएगा? x की वैल्यू 4, तो 6y इक्वल 4 का होल क्यूब करेंगे। 4 चौक 16 चौक 64 + 2, तो y इक्वल क्या? 64 2 66 बटे क्या होगा? 6। तो y की वैल्यू क्या आएगी? 11 आएगा। तो बिंदु क्या आएगा? बिंदु होगा x, y, तो 4, 11। एक क्या होगा? जब x बराबर क्या हो? -4 हो, तो क्या आएगा? समीकरण 1 से 6y -4, तो -4 चौक -64 + 2 बराबर क्या होगा? -62। 6y 62 है ना, तो क्या आएगा? -62/6। ये कितना आएगा? ये आएगा 2 3 6 2 1 2 2 3, ये हो जाएगा। तो बिंदु क्या आएगा? बिंदु आ जाएगा x, y, x कितना है? -4 और -31/3। तो बेटा ये समझ में आ रहा है। देखिए इसमें एक दो क्वेश्चन और है जिसमें सीमांत आय निकालना हो, सीमांत आय में परिवर्तन की दर, सीमांत लागत में। ये तो बहुत सिंपल है। देखिए सिंपल क्वेश्चन लेके हम नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन 1 या 2 नंबर, 1 नंबर का होगा। तो इस अगर आप पढ़ रहे होंगे थोड़ा बहुत, तो सिंपल तो आप जानते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 5 6 8 जो नंबर भी हो, जो भी जितने नंबर का हो, वो सब क्वेश्चन हम आप लोगों को लिए बता रहे हैं, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये तो हो गया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन आते हैं, क्या लिखा हुआ है? सेकंड क्वेश्चन, एक पाइप से रेत 12 cm3/s की दर से गिर रही है। तो बेटा यहाँ से ही पता चल जाता है, सेंटीमीटर क्यूब है ना, इसका हम जानते हो क्या है? ये आयतन का यूनिट है।
पर सेकंड है, इसका मतलब dv/dt दिया हुआ है। दर से गिर रही है, गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। देखिए हम सब बचपन में क्या करते थे, मिट्टी लेकर के या रेत, समझते ना, रेत मतलब क्या होता है, रेत बालू है ना, क्या होता है, बालू। तो हम सब मिट्टी करके या बालू ही हम सब लेके या हाथ में लेकर के अथवा से हल्का सा गिराइए, जब गिराएंगे धार बना करके तो एक क्या बनता है, शंकु बनता है। कुछ याद आ रहा है आप लोग को? बचपन में अक्सर हमेशा ये सब चीजें लोग कहते थे, खेलते थे। तो ये बालू है ना, तो जब बालू तो यहाँ से इसको क्या बनाएंगे, एक शंकु बनता था, याद करो, ऐसे बन जाता था, है ना। ये कह रहा है, और कह रहा है आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, क्या उनसे, ऊंचाई। तो पहले आप क्या लिखेंगे, पहले बताइए, जो लिखना है वो लिख लिया जाए। पहले क्या मान लें, माना, बोलो, रेत से बने शंकु की आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या r, ऊंचाई क्या मान लेते हैं h, तथा आयतन क्या मान लेते हैं v है। कोई दिक्कत किसी को, ये समझ में आ रहा ना? अच्छा, यहां क्या क्या दिया है पहले बताओ। dv/dt कितना दिया है, गिर रहे तो कितना, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। और क्या दिया है, जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। मतलब ऊंचाई आधार की त्रिज्या r माने हो, ऊंचाई h माने हो, तो क्या होगा 1/6 × r, ये हो जाएगा। या यहाँ से r की वैल्यू क्या आएगी, 6h हो जाएगा। अच्छा, कह रहा ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, मतलब क्या निकालना पता है, dh/dt निकालना है। अब बढ़ रही है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अच्छा, ये इतना तो हमारे पास गिवन है, इतना तो हमें कंडीशन दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम में जो चेंज है वो दिया हुआ है। तो वॉल्यूम किसका, शंकु का। तो शंकु का आयतन तो हम जानते ही है ना, क्या होता है शंकु आयतन, शंकु का आयतन v बराबर क्या होता है, 1/3 πr²h। यहाँ क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में, बोलो, दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर यहाँ क्या बनेगा, यह बनेगा dv/dt इक्वल अच्छा एक मिनट, अवकलन तो कर रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पर दो वेरिएबल है, यहाँ क्या है, दो वेरिएबल है। तो आप क्या करेंगे, ये इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। यहाँ से 2 से r की वैल्यू रख दीजिए, क्योंकि h के टर्म में लाना है, क्योंकि dh/dt लाना है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से r का मान रखने पर, इसमें है ना, तो क्या हो जाएगा, v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा 1/3 पाई, r की वैल्यू क्या है 6h का होल स्क्वायर इंटू क्या होगा h। अब यहां क्या होगा 36h³ h² यहां से आएगा, h यहां, और क्या आएगा v को साफ साफ बताइए, ये आएगा 12 पाई h³। अब यहाँ देखिए 12 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, अब h का फंक्शन हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब करेंगे, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, dv/dt इक्वल क्या आएगा 12 पाई, ये क्या होगा 3h² dh/dt।
है ना। अब यहाँ देखिए, इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये तो हो गया है एक प्रकार से। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ से समीकरण 1 से, या ऐसे कहो बस हो गया, जब h इक्वल क्या है 4 और डी बाई डी टी कितना है, या डी बाई डी टी रख दो, पहले रख दीजिए, क्या आएगा समीकरण 1 से डी बाई डी टी क्या आएगा 12, ये क्या होगा 12 3 36 पाई एच स्क्वायर डी एच बाई डी टी। तो ये क्या आएगा डी एच बाई डी टी क्या आएगा टोटल, अगर सॉल्व किया जाए तो 12 3 36 3 पाई एच स्क्वायर। जब एच इक्वल क्या हो 4 है तो क्या आएगा डी एच बाई डी टी क्या आएगा बताओ, 1/3 पाई 4 चौक 16 3 48 1/48 पाई। अब h का यूनिट मतलब h मतलब ऊंचाई, ऊंचाई मतलब लंबाई, तो लंबाई का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर दिया हुआ है, और पर टाइम है तो क्या होगा पर सेकंड। इसका मतलब क्या होगा, आंसर क्या लिखोगे, जब ऊंचाई बोलो 4 सेंटीमीटर है तो रेत से बने शंकु की ऊंचाई क्या होगा 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड से क्या हो रही है, बढ़ रही है। बात समझे नहीं समझे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है ना। क्या लिखा है, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अंदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर पर है। साफ साफ दिख रहा है। तो मान लीजिए क्या है, दीवार है, ये क्या है दीवार, ये क्या है दीवार मान लेते हैं, ठीक है दीवार है ना। एक सीढ़ी है, मान लीजिए सीढ़ी लगा दिया गया है ऐसे, एक सीढ़ी ऐसे लगा दिया गया है ना, ये सीढ़ी है, ये क्या है सीढ़ी है ना, ये सीढ़ी है। अब आगे बढ़ो, 5 मीटर लंबी है, कितनी लंबी है 5 मीटर है, ठीक है ना। 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अंदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर, पहले यहां ध्यान दीजिए, दीवार है, दीवार से दूर, ये मान लीजिए कितना मान लेते हैं x है, और ऊंचाई यहां से यहां तक क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। अब पहले बात बताइए आप लोग, अगर सीढ़ी को दीवार से इधर खिसकाएंगे तो ये ऑब्वियसली है जो ऊपरी वाला सिरा है वो क्या आएगा नीचे आएगा। जब सीढ़ी को खींचोगे तो ऊपरी वाला सिरा क्या होगा नीचे आएगा। तो कह रहा है किस दर से वो उसकी ऊंचाई में क्या हो रहा है कमी हो रही है, घट रही है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एक्स वाई दिया हुआ है, हाँ एक्स वाई मान लिया गया, हमें क्या निकालना सच पूछे डी वाई बाई डी टी निकालना है, और भी क्या आना चाहिए निगेटिव में आना चाहिए, क्या आना चाहिए निगेटिव, तभी घट रहा होगा। तो पहले यहाँ पर क्या लिख दें ए बी सी, तो मान लेते हैं, माना बी सी बराबर क्या मान लेते हैं x और ए बी बराबर क्या मान लेते हैं y। पाइथागोरस थ्योरम से इनके बीच में रिलेशन मिल जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा बताओगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा s स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल क्या होगा 5 का स्क्वायर। नहीं समझे क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, तो ये तो होता है। तो एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा 25। अब यहां देखिए x का मान क्या है, कह रहा जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर पर। अच्छा ये बताइए दीवार से जब 4 मीटर की दूरी पर होगा तो x कितना है, जब x इक्वल क्या होगा, अगर हम आपसे पूछे जब x इक्वल 4 हो तो y का मान क्या आएगा, x का मान जब 4 हो तो y कितने पर आ चुकी होगी, तो यहां रख के देख लीजिए।
25 में से 16, 25 में 16 गए 9, तो y की वैल्यू क्या आएगी 3। y की वैल्यू क्या आएगी 3। अच्छा, ये तो हो गया। अब यहाँ देखिए और क्या दिया है, दिया है कि नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से क्या हो रहा है, खिंचत, मतलब x में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। x, ये x है, जब दीवार की तरफ आएंगे तो x कम होगा, जब दीवार से दूर जाएंगे तो x में क्या आएगा, वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर dx/dt क्या दिया है, पॉजिटिव दिया है, कितना, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो चलिए, तो समीकरण 1 से देखिए, बहुत ही आसान है समीकरण 1 से। क्वेश्चन तो बहुत हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही लेकर के आया हूँ आप लोगों के बीच में, है ना। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बहुत बढ़िया है ना, सब बढ़िया क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये एक समय में अपने जमाने में बहुत फेमस क्वेश्चन था। हाँ, अब हटा दिया गया, लेकिन मैंने देखा कि अंसाल में आया हुआ है, तो हमने कहा इसको ले ही लेते हैं। अब यहाँ दोनों पक्षों में क्या करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करो। दोनों पक्षों में टी के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आएगा, 2x dx/dt 2y dy/dt इक्वल क्या होगा, 0। अब यहाँ क्या आएगा, 2x 2 कैंसिल हो जाएगा, x dx/dt कितना है, 2 dx/dt 2 कैंसिल हो जाएगा ना। अरे डायरेक्ट कर देते, लेकिन क्या बताएं हम, dx/dt क्या है, 2, तो क्या आएगा 2x + y dy/dt। तो dy/dt की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, -2x/y। तो dy जब x बराबर 4 तथा y बराबर क्या हो, 3 हो, तो dy/dt क्या आएगा, -2 × 4/3 -8/3, और y ऊंचाई है, यूनिट क्या होगा इसका, सेंटीमीटर दिया है, मीटर पर सेकंड। ये हो गया। अब एक चीज मैं और बता दूं यहाँ पर कि ये सब चीजें हमने नहीं बताया, जैसे कौन सा कि एक झील है, झील में एक पत्थर फेंका जाता है तो वृत्ताकार बनता चला जाता है, वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि क्या r है, r मान लो या dx मान लो, तो dr/dt दिया रहता है, वृद्धि हो रही है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है। कह रहा है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालो, तो खत्म हो गया, a बराबर क्या होगा, πr²। यहाँ से dA/dt क्या आएगा, dA/dt इक्वल क्या आएगा, यहाँ डिफ्रेंशिएट कर दो, 2πr dr/dt होगा, और dr/dt यहाँ दिया रहता है, और जब r की वैल्यू 5 सेंटीमीटर हो तब क्या होगा, इसकी वृद्धि क्या हो, क्षेत्रफल में वृद्धि। ये सब तो सिंपल क्वेश्चन इसलिए नहीं बताया हूँ। जैसे सीमांत आय निकालना हो, तो सीमांत आय के लिए कुछ नहीं करते हैं, जो भी रहता है, अगर x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दो, और t का फंक्शन है तो t के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दो। जैसे मान लीजिए सीमांत आय a बराबर मान लीजिए समथिंग दिया है, x का फंक्शन है तो dA/dx निकाल लो, t का फंक्शन है तो t के सापेक्ष अवकलन कर दो, है ना, ये होता है। और सीमांत लागत भी उसी तरह। तो कहने मतलब जो सिंपल क्वेश्चन है उसको लेकर नहीं चला हूँ, वो सब तो बहुत ही आसान है, आप लोग कर सकते हैं। जो मतलब थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, जो अच्छे क्वेश्चन है, जो आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में या लघुत्तरी में, वो क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि चौथा पांचवा में कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा, श्योर है, चौथा पांचवा में कोई क्वेश्चन एक आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन और बताया हूँ, वर्धमान फलन का एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो हमें इंटरवल ज्ञात करना था, किसमें ह्रासमान है किसमें वर्धमान है, ये सब बता दिया हूँ एक क्वेश्चन। अच्छा एक चीज और बता दूं, एक लड़का फोन करके बताया था, इसको नोट कर लिए होंगे ना, नोट कर लेना, हाँ इसको मिटा भी दिया, मिटा देते। एक लड़का पूछा फोन करके कि सर ये बताइए कि वहां पर आया था एक tan इनवर्स क्या था, sin x + cos x था, तो कहा था सर तो आपने dy/dx निकाला, ये बना था cos x 1 - tan x अपान 1 + sin x + cos x का होल स्क्वायर, ये था। कहा सर ये तो ठीक है, x जब बिलोंग कर रहा है 0 और x π/4 के बीच में, तो cos x पॉजिटिव है, ये तो मैं मानता हूँ, ठीक है, और sin x + cos x जो भी आएगा, कुछ भी आया, होल स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव आएगा,
+1 करेंगे ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी मानता हूं। आपने कहा था 1/1 + sin x + cos x का होल स्क्वायर, ये क्या था? पॉजिटिव था। लेकिन सर 1 - tan x कैसे पॉजिटिव होगा? क्योंकि आपने कहा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो ये तो 0 से 90 होता है ना? तो tan 90 का इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी तो 1 से ज्यादा हो गया ना। ऐसा नहीं है भाई, यहाँ क्योंकि 0 x की वैल्यू 0 और π/4 के बीच में है, तो π/4 मतलब 45। तो 0 अंश tan 0 पर 0 आता है, tan 30 पर क्या आता है? 1/√3 आता है, और tan 45 पर 1 आता है, लेकिन ये क्या है? 45 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x की वैल्यू 0 और π/4 के बीच में होगा तो tan x क्या होगा? इज लेस देन 1 होगा। 45 से अगर ज्यादा हो जाएगा, 45 से 60 हो गया, तो 60 का मान क्या होता है? tan 60 है √3 1.73, तो 1 से ज्यादा आ गया। जब 1 से ज्यादा आ जाएगा तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन नहीं, हमें 45 के अंदर ही बात करना है। तो 0 और 45 के जब अंदर रहेगा तो tan x की वैल्यू 100% 1 से कम ही आएगी। tan 45 का मान एग्जैक्ट 1 होता है, लेकिन हमें 45 से कम करना है ना? तो 0 से, तो tan 0 का मान 0 होता है, और tan 45 का मान 1 होता है, जबकि यहाँ पर क्लोज नहीं है, यहाँ पर इक्वलिटी है नहीं, तो 1 से कम, तो tan x का मान 1 से कम होगा। जब tan x का मान 1 से कम होगा तो 1 - tan x क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। 1 - tan x क्या होगा? पॉजिटिव। एक लड़का फोन करके पूछा था, हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बता देते हैं, समझाने का हमने प्रयास किया था वहां पर, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी बात है। चलो अब आते हैं वो वाले क्वेश्चन पर। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या लिखा है? ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात करना है जिसके लिए अंतराल, यहाँ क्लोज इंटरवल है, में fx x² + ax + 1 से प्रदत्त फलन वर्धमान है। अब देखिए वर्धमान है तो पहले बता दिया है, क्या दिया है फलन बताओ? दिया है, क्या है फलन? fx इक्वल क्या दिया हुआ है? s² + ax + 1। तो यहाँ से एक्चुअली वर्तमान कैसे पता करते हैं? f' निकालने के बाद पता करते हैं। पहले f' निकाल लो, क्या आएगा? 2x + a। अगर हम पूछें क्लोज इंटरवल 1, 2 पर f' का न्यूनतम मान क्या होगा? अगर मैं पूछूं f' का, a का नहीं, f' का न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान यहाँ क्या है? इंक्रीजिंग 1 से 2 पर है, तो 1 पर सबसे कम होगा, 2 पर ज्यादा होगा, 2x + a है। फंक्शन क्या है? लीनियर है यहाँ पर, है ना? लीनियर क्या होता है? ऐसे ही बनता जाता है ना, ऐसे बढ़ता चला जाता है ना। अगर x बढ़ाएंगे तो ये लाइन क्या होती है? बढ़ती चली जाती है। इतना समझ में आता है? 1 से 2 पर ये क्या होगा? बढ़ती चली जाएगी। तो 1 पर सबसे क्या होगा? न्यूनतम होगा। 1 पर क्या होगा? न्यूनतम। न्यूनतम मान क्या आएगा? रख दीजिए, 2 × 1 + a, तो क्या आएगा? 2 + a। चूंकि फलन दिया हुआ है, फलन fx क्लोज इंटरवल 1, 2 पर क्या है बोलो? वर्धमान है। जब वर्धमान है तो कंडीशन क्या होती है? वर्धमान है। निरंतर वर्धमान के लिए f' > 0 होता है, वर्धमान के लिए > r = 0 होता है। तो यहां से f' की वैल्यू क्या है? 2 + a। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है? > r = -2। तो a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू होगी, समझो बात को, -2 होगी, और -2 से बड़ी तो -1, 0, 1, 2 और भी होगा इसके बीच में, ऐसे लेकिन बनता जाएगा। तो न्यूनतम मान निकालना, तो न्यूनतम मान यहाँ क्या होगा? -2। अतः a का न्यूनतम मान क्या होगा बेटा? न्यूनतम मान -2 होगा। एक क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है? निम्नलिखित में से किस अंतराल में y = s² e⁻ x वर्धमान है? क्या करना है? वर्धमान है। तो बहुत सिंपल है, आइए बात करते हैं। y इक्वल क्या है? x² e⁻x। तो पहले आप क्या करते हैं, चाहे y बोलो चाहे fx बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो dy/dx इक्वल क्या आएगा? अवकलन कर दो इसको, है ना? तो अवकलन करो, क्या आएगा? ddx x² e⁻x। प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो पहला फलन दूसरे फलन का अवकल गुणांक, तो इसका करेंगे क्या आएगा? -e⁻x प्लस
दूसरा फलन पहले फलन का अवकल गुणांक, ये हो जाता है। तो क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स 2x ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स होल कॉमन है और x भी कॉमन है। क्या आएगा, ये आएगा माइनस एक्स प्लस 2, बात समझे ना। और अगर कॉमन लेना चाहो तो माइनस कॉमन ले लीजिए, x आएगा, x माइनस 2 आएगा, ई की पावर माइनस एक्स आएगा। ये हो गया dy बाई डी एक्स, या आप इसे क्या कह सकते हैं f डैश एक्स, है ना, कोई दिक्कत है नहीं। अगर कोई दिक्कत हो तो dy बाई डी एक्स को f डैश, इसे fx भी कहते हैं, है ना। ये हो गया। अब हमें चेक करना है, अब देखिए भाई जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वो क्या होगा, x की वैल्यू क्या है 0 है, इसको 0 कर लोगे तो 0 आएगा x की वैल्यू, और इसको 0 कर लो तो x की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, तो पॉइंट क्या मिलेगा 2 और 0। अब बात को समझिए, अब बात को समझना है यहाँ पर, यहाँ ध्यान दो बेटा, e की पावर माइनस एक्स क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है, e की पावर माइनस एक्स क्या होता है, इसको लिख सकते हैं 1/e की पावर x। अब x की वैल्यू कुछ भी रखो, x की वैल्यू 0 रखो, चाहे नेगेटिव रखो, चाहे पॉजिटिव रखो, कुछ भी रखिए, ऑलवेज क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसका ग्राफ जो होता है ऐसे बनता है। x की वैल्यू 2 रखो, e की पावर माइनस 2 आएगा, e की पावर माइनस 2 मतलब 1/e स्क्वायर पॉजिटिव आ गया। x की वैल्यू माइनस 3 रखो, e की पावर क्यूब आ जाएगा। x की वैल्यू 0 रखो, e की पावर 0 1 आ जाएगा। समझ में आता ना, तो ये तो पॉजिटिव। e की पावर माइनस एक्स क्या होगा, क्योंकि e की पावर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बस क्या प्रॉब्लम क्या होगा, ये करेगा और ये करेगा, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं, बात को समझिए कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं। वेविकर मेथड से बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन इसको ऐसे समझिए, 2 से बड़ा ये क्या होता है इन्फिनिटी, और इधर 0 से छोटा क्या होगा माइनस इन्फिनिटी। 2 से बड़ा क्या होता है 3, जब 3 यहाँ रखो, 3 में से दोगे 1, यहाँ 3 रखेंगे तो 3 एकम 3 पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये क्या करेगा निगेटिव कर देगा, तो ये क्या आएगा निगेटिव। अगर ये नेगेटिव ना होता तो 3 रखते तो क्या आएगा प्लस आता, लेकिन ये नेगेटिव क्या कर देगा निगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा 2 से कम क्या होता है 1, तो 1 रख के देख लो, 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 यहाँ रखोगे तो 1 इंटू माइनस 1, और ये माइनस क्या करेगा प्लस कर देगा। 0 से कम क्या होता है -1, तो -1 रखो, -1 रखोगे तो -3 आ जाएगा, यहाँ -1 रखोगे तो +3 हो जाएगा, और यहाँ ये माइनस कर देगा। तो हमें क्या करना है वर्धमान पता करना है, तो क्या होगा x बिलोंग्स टू वर्धमान है ना, क्लोज इंटरवल 0,2 पर f डैश x क्या हो जाएगा ग्रेटर देन r इक्वल 0 होगा। 0 और 2 पर क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव होगा, है ना, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0 होगा। आता है क्या लिख देंगे, आता है fx, बोलिए किस पर होगा 0,2 पर क्या होगा वर्धमान होगा। कौन सा ऑप्शन सही है। अच्छा अब यहां ध्यान देना 0,2 पर वर्धमान है, ये सच पूछे ये वर्धमान ना कह के ये क्या किया है, ये क्या किया है निरंतर वर्धमान है। देखिए वर्धमान है तो निरंतर वर्धमान कह सकते हो, लेकिन निरंतर वर्धमान है तो वर्धमान नहीं कह सकते हो। बात समझ में आया ना, वर्धमान को निरंतर वर्धमान बोल देंगे, लेकिन निरंतर वर्धमान में वर्धमान नहीं आता है। कहने का मतलब क्या है, अगर आपको ऑप्शन ही लाना है तो देख लो 0,2 कहाँ होगा, ये तो यहाँ ओपन लगा है, तो ये सच पूछे किसकी बात कर रहा था, निरंतर वर्धमान की बात कर रहा है, किसकी निरंतर वर्धमान बात कर रहा है, तब 0,2 होगा ओपन इंटरवल। अगर वर्धमान बात करेगा तो ये, और निरंतर वर्धमान करेगा तो भी ये, क्योंकि 0,2 और कहीं नहीं है, तो ये लाइन सही है, चाहे वो वर्धमान पूछता चाहे वो निरंतर वर्धमान पूछता। अगर ये निरंतर वर्धमान है तो यहाँ ओपन इंटरवल लगा देना, अगर वर्धमान है तो क्लोज लगा देना। अगर ऑप्शन में है क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन की तरह आता है, क्वेश्चन की तरह आता है तो आपको यही करना है। लेकिन हमें ऑप्शन में जब टिक लगाना होता है तो चाहे वर्धमान पूछे चाहे निरंतर वर्धमान, 0,2 देख लीजिए, अगर ये 2 जगह लिखा होता, यहाँ पर लिखा होता
और ये भी लिखा होता और वर्तमान पूछता तो हमको ये टिक लगाना ही पड़ता। लेकिन जब ये ऑप्शन नहीं है तो ये वाले ऑप्शन पे टिक लगाएंगे, चाहे यहाँ वर्तमान लिखा हो और चाहे यहाँ निरंतर वर्तमान लिखा हो। अब क्वेश्चन में अगर है तो आपको जैसे मैं छापा हूं वैसे ही आपको छापना है। हासमान कहाँ होगा? हासमान होगा -∞ से 0 और यूनियन 2 से इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा? बोलो, हासमान हो जाएगा फलन, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? <0 होगा। क्या बच्चे ये समझ में आ रहा है? ये तो हो गया। अब ये स्पर्शी के 2 क्वेश्चन हैं और उसके बाद और क्वेश्चन लेकर के आएंगे। पहले ये 2 बता देते हैं, फिर उसके बाद 5-6 क्वेश्चन और लाएंगे। और वहाँ के मैक्सिमम मिनिमम के भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक्स पावर एक्स का एक ये है 4/3 पाई समथिंग, या आर मतलब वर्ड प्रॉब्लम जो है 2 से 3 वर्ड प्रॉब्लम बता देंगे। एक क्वेश्चन ये वाला बता देंगे और 1-2 क्वेश्चन और है जो उसको भी लाएंगे। मतलब कुल मिला के इसके बाद जस्ट 5-6 क्वेश्चन और लाएंगे। पहले इन दोनों को नोट कर लेते हैं, इसको बता देते हैं, फिर बात करते हैं आगे। अब इस पर बात करते हैं। क्या लिखा है? सिद्ध कीजिए कि वक्र x = y² और xy के एक दूसरे को समकोण पर काटती है यदि 8k² = 1। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो पहली बात तो थोड़ा सा इसमें एक कॉन्सेप्ट है हल्का सा। देखिए, 2 वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई एक वक्र मान लीजिए ये दिया हो और दूसरे वक्र ये दिया है अगर 2 वक्र एक दूसरे को काटता है तो प्रतिच्छेद बिंदु पर स्पर्शी रेखा बना लो। जो स्पर्शी रेखा के बीच का कोण होगा वही क्या होगा? दोनों वक्रों के बीच का कोण होगा। कोई कहे 2 वक्रों के बीच का कोण का मतलब क्या समझते हैं? तो आप कहेंगे 2 वक्रों के बीच का कोण वही कोण होता है जो उसके प्रतिच्छेद बिंदु पर बने स्पर्शियों की रेखाओं के बीच बनता है। नहीं समझे? 2 वक्रों के बीच का कोण क्या होता है? 2 वक्रों का बीच का कोण क्या होता है? 2 वक्रों के बीच का कोण कॉमा दोनों वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्पर्शी रेखाओं के बीच बने कोण के बराबर होता है। बने कोण के बराबर होता है, मतलब ये हो जाएगा। अब 2 वक्रों के बीच का कोण 90 है, इसका मतलब स्पर्शी रेखा के बीच का कोण क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो स्पर्शी रेखा, तो पहले इस स्पर्शी रेखा की प्रवणता निकाल लेंगे m1 और इसकी प्रवणता निकाल लेंगे m2 और दोनों को गुणा कर देंगे। m1 m2 बराबर क्या होता है? -1। यह समकोण है, यहाँ दिया हुआ समकोण पर काटती है। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों वक्रों को हल करके प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेंगे और इस प्रतिच्छेद बिंदु पर पहले वक्र की स्पर्शी रेखा की प्रवणता निकाल लेंगे, फिर इसी प्रतिच्छेद बिंदु पर दूसरे वक्र की स्पर्शी रेखा की प्रवणता निकाल लेंगे, फिर दोनों का गुणनफल बराबर -1 कर देंगे और इसके बाद 8k² = 1 हो जाएगा। क्या सभी लोग समझ पा रहे हैं? मुझे लगता है समझ में आ रहा है। क्वेश्चन आएंगे तो और बताएंगे। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है? सिद्ध कीजिए कि वक्र, पहले दिया है, चलो दिया है, इसका डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। x बराबर क्या है? वक्र का दिया है, वक्रों का समीकरण क्या दिया है? x = y² और xy क्या है? k। इस समीकरण 1 समीकरण। पहले आप क्या करेंगे? दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेंगे। तो प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? प्रतिच्छेद बिंदु के लिए प्रतिच्छेद बिंदु के लिए तो क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 से x की वैल्यू क्या है? y²। तो यहाँ रख दीजिए, x की वैल्यू y² × y बराबर k। तो ये क्या आएगा? y³ बराबर k। y इक्वल क्या आएगा? k⁻⁴। अब y का मान कहाँ रख दिया जाए? समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 में या 1 में रख दो। समीकरण 1 में y का मान रखने पर
क्या होगा, x इक्वल वाई, तो क्या आएगा k के पावर 2/3। तो बिंदु क्या आएगा, अतः प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा, प्रतिच्छेद बिंदु क्या आएगा, x कामा वाई, तो x की वैल्यू k के पावर 2/3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, श्योर आ सकता है, 100% ये आने के चांस हैं। इस क्वेश्चन को देखने में अच्छा लग रहा है। ये हो गया, अच्छा ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहले वक्र से समीकरण 1 से, समीकरण 1 से वाई स्क्वायर इक्वल क्या है, x है। पहले इसकी प्रवणता निकाल लो, तो क्या आएगा, अवकलन करो, तो 2y dy/dx इक्वल 1। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो 2y dy/dx इक्वल 1। तो dy/dx इक्वल क्या आ जाएगा, 1/2y। और किस बिंदु पर, k की पावर 2/3 और 1/3 पर, तो क्या आ जाएगा 1/2, y क्या है, k की पावर 1/3। इसको हम मान लेते हैं m1। क्या मान लिए, m1। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x y इक्वल क्या है, k, अवकलन करो दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर x dy/dx प्लस y इंटू 1 और k का 0 हो जाएगा। तो dy/dx इक्वल क्या आएगा बेटा, -y/x। किस पॉइंट पर, या अभी रहने दें क्या इसको, बहुत पॉइंट चलिए निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं, हम इतना तो आना चाहिए। क्या है, किस पॉइंट पर निकालना है, k के पावर 2/3, k की पावर 1/3, और क्या हो जाएगा -y क्या है, गलत होगा क्या, सही है, k की पावर 1/3, और ये क्या है, k की पावर 2/3। अगर सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लो, नहीं तो रहने दीजिए, बाद में वहां देखेंगे। ये हो गया, इसको क्या मान लेते हैं, m2 मान लेते हैं। क्योंकि दोनों वक्र क्या कर रहा है, एक दूसरे को समकोण पर काटती है, तो एक दूसरे को समकोण पर काटने का मतलब क्या होता है, उनके स्पर्शी रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा, 90 होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, चूंकि दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटती है, समकोण पर काटती है, तो समकोण पर जब काटती है तो क्या बनेगा बताओ, समकोण पर काटती है तो m1 इंटू m2 इक्वल क्या हो जाएगा, -1। ठीक है ना। तो m1 की वैल्यू क्या है बोलो, m1 ये है 1/2 k की पावर 1/3 इंटू, और ये क्या है m2 माइनस k की पावर 1/3 अपान k की पावर 2/3 इक्वल क्या होगा, -1। तो ये बेटा यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। m1 की वैल्यू ये मान लिया, m2 ये मान लिया, प्रवणता है ना, इसको स्पर्शी तो थोड़ा बहुत पढ़े होंगे ना, स्पर्शी रेखा अवलंब, ये हो गया। तो माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर +1 हो जाएगा, और ये k की पावर 1/3 से k पावर 1/3 कैंसिल, ये क्या आ जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 की पावर k 2/3 इक्वल क्या होगा, 1। तो 2k की पावर 2/3 क्या आएगा, 1 आएगा। हमें क्या लाना है, 8k²। तो दोनों पक्षों में होल क्यूब करने पर, होल क्यूब करने पर तो क्या आ जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, और होल क्यूब करो 3 3 कैंसिल, k² और 1 का होल क्यूब 1। क्या प्रूव करना था, ये प्रूव करना था। अब आइए लास्ट क्वेश्चन, ये अपने समय में बहुत ही फेमस क्वेश्चन था, मैंने देखा कि अंसाल में आया हुआ तो मैं लेकर के आया हूँ, और एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन इसको बता देते हैं, पढ़ लेना है ना, इसको भी, ये एनसीईआरटी में है नहीं क्वेश्चन, है ना, पहले ये आता था, अनसॉल्व में आया था, तो इसलिए हमने इसको ले लिया, तो इसको बता देते हैं। देखने में ठीक ठाक क्वेश्चन है, बहुत ही मशहूर क्वेश्चन था पहले, नोट कर लीजिए। अब आइए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि वक्र ax² प्लस by² इक्वल 1 और a-x² प्लस b-y² इक्वल 1 एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं यदि 1/a माइनस 1/b इक्वल 1/a- माइनस 1/b। तो हम यहाँ क्या करेंगे बेटा, यहाँ मान लेंगे कि एक दूसरे को समकोण पर काटती है, और सिद्ध क्या कर देंगे, ये
क्योंकि इसको लेकर के ये प्रूव करना आसान नहीं है। इसलिए हम मान लेते हैं कि दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, तो हम सिद्ध कर देंगे कि दिस बराबर दिस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये है तो ये होगा। ठीक है ना। चलिए अब शुरू करते हैं। क्या है दिया है वक्र। अब यहां देखो टेक्निकल क्वेश्चन है और लेकिन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। जिसको अवकलन आता है ये खत्म, कुछ नहीं है इसमें, दमे नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्या दिया है, वक्रों का समीकरण। क्या दिया है, ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल 1, ए डैश एक्स स्क्वायर बी डैश वाई स्क्वायर इक्वल 1। अब देखो बेटा, हमने कहा था कि समीकरण दोनों वक्रों को हल करके प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। अगर तुम प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करोगे ना तो हालत खराब हो जाएगी, प्रतिच्छेद बिंदु में आधा घंटा लग जाएगा। इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में प्रतिच्छेद बिंदु निकालने की जरूरत नहीं है। अभी ए और बी की वैल्यू दिया होता है, 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर। तो हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं आराम से हल करके। लेकिन यहाँ ए बी और ए डैश बी डैश है, तो आपको कुछ नहीं करना है। मान लेते हैं, माना दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु, क्या मान लें, दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु x1, y1 है बस। अब चलिए समीकरण 1 से प्रवणता निकालते हैं। समीकरण 1 से क्या लिखा है, ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल 1। अवकलन करो x के सापेक्ष, तो 2ax हो जाएगा, 2by y डैश हो जाएगा इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो बेटा यहाँ से क्या आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, बी वाई डैश इक्वल क्या होगा माइनस ए एक्स। तो वाई डैश इक्वल क्या आएगा, वाई डैश समझते हो ना, डी वाई बाई डी एक्स है ना, इक्वल क्या होगा माइनस ए एक्स अपान बी वाई। और किस बिंदु पर निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1 पर क्या आएगा माइनस ए x1 अपान बी y1। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। ये हो गया समीकरण 2 से डायरेक्ट में लिखूंगा। समीकरण 2 से मैं डायरेक्ट लिखूंगा बेटा, डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1 पर क्या लिखेंगे, जब ये लिए थे ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल 1 लिए थे तो क्या आया था माइनस ए x1 अपान बी वाई 1। ए बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर भी सेम है, ए की जगह पर ए डैश है, बी की जगह बी डैश है, तो सिंपल हो गया। इसको लिख सकते हैं माइनस ए डैश x1 अपान बी डैश y1 हो गया। और इसको क्या मान लेते हैं, m1 मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं इक्विवेलेंट m2। माना बहुत ही आसान है, माना दोनों वक्र एक दूसरे को क्या करता है, समकोण पर काटता है, एक दूसरे को समकोण पर काटती है, समकोण पर काटती है। तो क्या हो जाएगा, अतः m1 m2 बराबर क्या होगा -1। अब m1 की वैल्यू क्या है बोलो, m1 की वैल्यू क्या है माइनस ए x1 अपान बी y1 इंटू m2 की वैल्यू क्या है माइनस ए डैश x1 अपान बी डैश y1 इक्वल क्या है -1। अगर साफ साफ पूछे तो क्या आएगा, ये आएगा -1 प्लस हो जाएगा ए डैश x1 स्क्वायर बी डैश y1 स्क्वायर इक्वल क्या होगा -1, माइनस बड़े माइनस प्लस हो जाएगा। अब हमें x1 और y1 निकालना है। x1 y1 किसी तरह निकल आता है, अगर भाई दोनों को हल करके प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेते हैं, लेकिन बहुत टफ हो जाएगा, करना मत भाई साहब, जब तक आप यहाँ डिजिट ना दिए रहे तब तक आपको नहीं करना है। तो आप क्या करेंगे, इसको क्या मान लेंगे 3। हमें x1 और y1 की वैल्यू लाना है, किसी तरह उठा के यहाँ रख देंगे तो प्रूफ हो जाएगा। तो अब पहले देखिए, चूंकि बिंदु x1, y1 दोनों वक्र पर स्थित है, भाई दोनों वक्र पर स्थित है ना, प्रतिच्छेद बिंदु x1 है, इसका मतलब बिंदु x1 y1 दोनों वक्र पर क्या है स्थित है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बिंदु दोनों को सेटिस्फाइड करेगा, तो क्या होगा
ए एक्स वन स्क्वायर बी वाई वन स्क्वायर इक्वल 1। और यहाँ क्या होगा ए डैश, बहुत सिंपल है, इसको इसमें मत जाना कि अरे सर बहुत टफ है, टफ अब कुछ नहीं है। बी डैश वाई वन स्क्वायर इक्वल 1। इस समीकरण क्या मान लेते हैं 4 और इसको 5। अब हम क्या कर देते हैं, समीकरण 4 माइनस 5 कर दो, बस खत्म। 4 माइनस समीकरण 5 घटाने पर क्या लिख दें, घटाने पर। तो क्या आएगा बताओगे, ए माइनस ए डैश एक्स वन स्क्वायर बी माइनस बी डैश वाई वन स्क्वायर इक्वल 0। बात समझ में आना। तो यहां देखो बेटा क्या आएगा, यहां से ए माइनस ए डैश एक्स वन स्क्वायर इक्वल माइनस बी डैश वाई वन स्क्वायर। तो अगर हम यहां से पूछें एक्स वन स्क्वायर बेटे वाई वन स्क्वायर क्या आएगा माइनस बी डैश अपान ए माइनस ए डैश। तो समीकरण 3 और 6 से, समीकरण 3 और 6 से देखो खत्म हो गया, आ गया नहीं आ गया आंसर। तो एक्स वन स्क्वायर बटे वाई वन स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये क्या है ए डैश अपान बी डैश गुणे एक्स वन स्क्वायर बाई वाई वन स्क्वायर माइनस बी डैश अपान ए माइनस ए डैश इक्वल क्या होगा -1। अब यहाँ क्या होगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं b माइनस बी डैश अपान बी डैश, और इधर ले जाओ इसको a माइनस ए डैश अपान क्या हो जाएगा ए डैश। अब इसको सेपरेट कर दीजिए, तो क्या आएगा दिस अपान दिस, क्या 1 बाई बी डैश, दिस अपान दिस 1 बाई बी, दिस अपान दिस 1 अपान ए डैश, और दिस अपान दिस 1 बाई ए। अब इसको 1 बाई ए को इधर ले आओ, तो 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी, और इसको इधर ले जाओ तो 1 बाई ए डैश माइनस 1 बाई बी डैश। बताइए सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं, पहले ये बताइए। अगर ये क्वेश्चन आ गया इस टाइप का, चाहे ये आ जाए और चाहे ये आ जाए, एस स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1, और एस स्क्वायर बाई ए डैश स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी डैश स्क्वायर इक्वल 1, दोनों सेम है, ठीक है ना। चाहे आप ऐसे आए चाहे ऐसे आए, आप इसको हल कर ले जाएंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। ये रहा इतना। उसके बाद अभी फिर से शुरू करेंगे, 2 क्वेश्चन 4 मतलब जो भी क्वेश्चन होगा अच्छे क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन और बता देते हैं, फिर इसके बाद एंड कर देते हैं इसको। फिर हम शुरू करेंगे प्रतिलोम वृत्तीय फलन और रैखिक प्रोग्रामन का एक अलग से वीडियो बनाएंगे, इसको नोट कर लीजिए इतना। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 से लेकर कितना है 15, और क्वेश्चन नंबर 7 तक बता चुका हूँ। अब इसके बाद ये बताने जा रहा हूँ। एक बात यह है कि आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, कम से कम बच्चों अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए, मतलब कुल मिलाकर के आप हमारा सपोर्ट करिए सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी आप लोग समझदार हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। सिद्ध कीजिए कि एक आर त्रिज्या, कौन सा है आर त्रिज्या, देखिए चेंज करने के लिए कुछ चेंज कर सकता है, आर को स्मॉल ए कह सकता है, कोई दिक्कत है नहीं। सिद्ध कीजिए कि एक आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई। तो ध्यान देना है, पहले बताइए दिया क्या है, दिया है आर त्रिज्या का एक गोला, निकालना क्या है बेलन का आयतन अधिकतम, कब होगा जब उसका ऊंचाई ये होगी। तो कहने का मतलब क्या होता है, जब वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो 2 चीज यहाँ पर दिया रहेगा। पहली चीज ये रहेगी किस चीज का हमें मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है, किस चीज का हमें मैक्सिमा मिनिमा निकालना, एक ये दिया रहेगा और एक कंडीशन गिवन रहेगी। तो देखिए एक चीज और, तो जिस आयतन को महत्तम दिखाना हो या किसी चीज को महत्तम या न्यूनतम दिखाना हो, तो उसमें 2 वेरिएबल कभी कभी आती है। तो जो दिया हुआ कंडीशन होता है उसके सुविधा अनुसार 2 वेरिएबल को किसी एक ही वेरिएबल में चेंज करने का प्रयास करेंगे, कहां से, दिए हुए कंडीशन से। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप, पहले देखेंगे कि किसका महत्तम निकालना है किसका न्यूनतम दिखाना है। जब उसका फॉर्मूला आप लगाओगे तो 2 वेरिएबल कभी कभी आ जाती है, तो उस 2 वेरिएबल को किसी एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा।
तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक कंडीशन दिया रहेगा, उस कंडीशन की हेल्प से दो वेरिएबल जो दिया रहेगा सुविधा अनुसार किसी एक वेरिएबल में क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। यही इसका कॉन्सेप्ट है जो अभी तक बताया। आइए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले आप क्या बनाते हैं, 8 त्रिज्या का एक गोला बना देते हैं। चलिए बनाया जाए। एक गोला बन गया। अब हमें क्या बनाना है, एक इसका एक इसके अंदर एक बेलन बनाना है। एक बेलन बना दिया। एक बेलन बना दिए और इसका सेंटर क्या मान लेते हैं, ये ओ मान लेते हैं। इसका सेंटर क्या है, ओ है। तो पहले क्या दिया है, दिया है गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या आर, आर है। अगर इसको मिला दें, इसको मिला दें ये, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको ए मान लो, इसको बी मान लें, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, इसको ओ मान लेते हैं। तो ये क्या है, आर। तो ये भी क्या है, आर। ये सेंटर है ना, त्रिज्या आर है तथा सेंटर क्या मान लेते हैं, ओ है। केंद्र क्या मान लिए, ओ है। बहुत सिंपल है, समझ में आना चाहिए। देखिए बताते हैं। अब मान लेते हैं बेलन के आधार की त्रिज्या क्या मान लें, बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या स्मॉल आर है ना। तो स्मॉल आर है तो डीसी कितना हो जाएगा, ये आर है ना, ये आर है, ये कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा ना। और तथा ऊंचाई क्या मान लें, ऊंचाई है मान लेते हैं आर, आर इसको मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। ऊंचाई क्या है, एक्स है। बात समझे सब लोग। तो एक रिलेशन मिल गई, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, 2 कैपिटल R का होल स्क्वायर। ये कैपिटल R क्या है, कांस्टेंट है, गिवन है, जो गिवन है। यहाँ वेरिएबल कौन है, R और X है। तो क्या आएगा, चलो बाद में करते हैं। एस स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर इक्वल क्या होगा, 4 कैपिटल R स्क्वायर। इस समीकरण क्या मान लेते हैं, 1। अब हमें दिखाना है बेलन का आयतन महत्तम दिखाना है। बेलन का आयतन क्या दिखाना है, महत्तम दिखाना है। तो बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, बेलन के आधार त्रिज्या r, ऊंचाई h, x तथा आयतन क्या मान लें, आयतन v है। तो v बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच ये होता है, फार्मूला होता है, बेलन का आयतन का फार्मूला ही होता है। लेकिन यहाँ देखिए पाई त्रिज्या आर मान लो ठीक है, लेकिन एच क्या है हमारा, लिख देते हैं यहीं पर। ऊंचाई हमारा यहाँ पर एक्स मान लिया, पाई आर स्क्वायर एक्स। अब देखो बेटा यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक आर है और एक एक्स है। हम क्या करेंगे, सुविधा अनुसार आर को या तो एक्स को बदलेंगे। तो हम क्या बदलना चाहेंगे, एक्स को अगर हम बदलेंगे यहाँ से तो अंडर रूट में आ जाएगा, लेकिन आर स्क्वायर को अगर हम बदलें तो अंडर रूट नहीं आएगा, तो आसान हो जाएगा। ये चीज मिटा देते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, 2r/√3 कहीं रख देता हूँ, 2r/√3 कब, जब इसकी ऊंचाई होगी। तो इसको मिटा दिया जाए, थोड़ा सा हल्का सा इसी में इतने में करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। अब आइए, अब बहुत आसान है। यहाँ से v पाई एक्स, आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान 4। ठीक है। अब आइए, अब इसको कह सकते हैं अगर चाहो तो v इक्वल आएगा बेटा यहाँ पर पाई/4, ठीक है, 4r स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब।
ये हो गया एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी बाई क्या हो जाएगा, dx। तो डी बाई डी एक्स करेंगे तो क्या, पाई बाई 4, इसका क्या आएगा 4r² माइनस क्या होगा 3x²। ठीक है ना, x का अवकलन 1, एक्स इस क्यूब पे क्या होगा। फिर क्या लिखेंगे, आयतन के, क्या लिखोगे, आयतन के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान के लिए डी बाई डी एक्स को क्या कर देते हैं 0। क्या आएगा ये, पाई बाई 4r² माइनस 3x²। यहाँ से इक्वल 0 हो जाएगा। तो 4r² इक्वल क्या आएगा, इसको 0 कर लेंगे, 3x², x इक्वल क्या आएगा 4/3 क्या आएगा x² r², x इक्वल क्या आएगा 2/√3r मिलने लगा। लेकिन हमें क्या दिखाना है कि इसका आयतन क्या होगा, महत्तम होगा। तो आप क्या करेंगे, d2v/dx2 निकालते हैं, 2 बार अवकलन करते हैं ना, इतना तो पता ही होगा। तो इसका जब अवकलन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये -6x हो जाएगा। तो -π/4 इंटू क्या होगा 6x। तो x इक्वल किस पर चेक करना है, 2/√3r। जब यहाँ बेटा रखोगे तो 2/√3r रखोगे, कुल मिला के टोटल d2v/dx2 क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ वृत्त के अंदर बने बेलन का आयतन महत्तम होगा। अतः वृत्त के अंदर, लिख लोगे सब लोग, वृत्त के अंदर बने बेलन का आयतन महत्तम होगा। उच्चिष्ट आ गया ना, यहां लिख सकते हो, अतः आयतन क्या है, उच्चिष्ट होगा। आयतन क्या हो जाएगा, उच्चिष्ट होगा। ठीक है ना, तो ये ऐसे भी लिख सकते हो, अतः वृत्त के अंदर बने बेलन का आयतन महत्तम होगा जब उसकी ऊंचाई, किसकी, बेलन की ऊंचाई क्या होगा 2r/√3 होगी। अब कह रहा महत्तम आयतन निकालो, तो महत्तम आयतन निकालने के लिए बेटा यहाँ पर रख देंगे, ये आयतन है और किसकी वैल्यू, x इक्वल 2r/√3। तो x की वैल्यू यहाँ पर 2r/√3 रख दोगे तो जो आएगा महत्तम आयतन का मान आ जाएगा। जब महत्तम आयतन का मान मतलब महत्तम मान निकालना हो या निम्नतम मान निकालना हो, तो x की जिस वैल्यू पर आ रही हो उसकी वैल्यू जहां से आया है, ये आयतन का फॉर्मूला ये है, यहीं पर, यहाँ मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू 2r/√3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, महत्तम आयतन का मान आ जाएगा। ठीक है ना, अगर महत्तम आयतन का मान निकालना हो तो। अदरवाइज यहाँ पर इस पर बेलन का आयतन क्या होगा, महत्तम होगा। लेकिन महत्तम आयतन का मान निकालना हो तो इस आयतन में x का मान रख दीजिए। रख लोगे ना सब लोग, रख करके आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि महत्तम मान क्या आएगा। x के स्थान पर क्या रखेंगे, 2r/√3। ओके, अब आइए इस पर बात करते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही मस्त क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि अर्धशीर्ष कोण अल्फा ऊंचाई h के लंब वृत्तीय शंकु, मतलब h क्या है, कांस्टेंट हो गया, अल्फा क्या हो गया, कांस्टेंट फिक्स हो गया। क्या है, h ऊंचाई और अर्धशीर्ष कोण अल्फा के लंब वृत्तीय शंकु के अंतर्गत अधिकतम आयतन के बेलन, तो मतलब बेलन का आयतन क्या दिखाना, अधिकतम, बेलन का आयतन क्या दिखाना है, अधिकतम की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई की 1/3 है। बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई की क्या है, 1/3 है। अच्छा, और बेलन का अधिकतम मान क्या होगा, ये कहने मतलब अब यहाँ पर अधिकतम मान निकाल लिया, अधिकतम आयतन मान निकाला। पहली बात तो आपको चेक करना है कि बेलन का आयतन अधिकतम है कि नहीं। अगर अधिकतम है तो जिस वैल्यू पर अधिकतम आ रही है वो वैल्यू कहाँ रख देंगे,
बेलन के आयतन में रख देंगे तो ये आ जाएगा। ये क्या निकालना है, उच्चिष्ट मान या अधिकतम मान ये निकालना है। तो पहले हमें ये चेक करना है कि बेलन का आयतन महत्तम होगा कि नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम क्या बनाएं, एक शंकु बना लेते हैं। ये क्या बन गया, शंकु। इसकी क्या दिया है पहले बताओ, ऊंचाई क्या दिया है, h दिया हुआ है, और अर्धशीर्ष कोण क्या दिया है, अल्फा दिया है। चाहे जो मान लीजिए, चाहे ये मान लीजिए, चाहे ये मान लीजिए, कोई भी मान लेते हैं, ये मान लेते हैं। ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। अब इसके अंदर क्या है, पहले बात दिया है, क्या दिया है, शंकु की ऊंचाई h तथा अर्धशीर्ष कोण अल्फा, अर्धशीर्ष कोण अल्फा ये दिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें बेलन बनाइए महत्तम आयतन का। अब इसमें बेलन रखना है तो बेलन रख दीजिए, और हमें महत्तम का रखना है तो महत्तम का तो आएगा ही, अगर सिद्ध करना है तो महत्तम तो बनेगा ही। तो बेलन चाहे जिसे बना दीजिए, बेलन ऐसा बनाना है कि क्या हो जाए, मैक्सिमम बेलन बन सके, मतलब उसकी ऊंचाई क्या हो, कितना होगा। ये बेलन का जो आयतन महत्तम होगा कब होगा, जब बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई की 1/3 हो जाएगी, ऐसा बनेगा तब बेलन क्या हो जाएगा, महत्तम हो जाएगा। यही सिद्ध करना है, यही दिखाना है हमें। तो एक बेलन बना लेते हैं, बन गया बेलन। क्या सभी बच्चे दिख रहा है सबको, ये हो गया बेलन। क्या मान लेते हैं, ए बी सी, इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, डी, तो डी मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, ई। तो पहले क्या मान लेंगे, माना बेलन के आधार यहाँ क्या है, वृत्त है, आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई DE बराबर क्या मान लेते हैं, कैपिटल H है। स्मॉल h तो दिया हुआ है। तो बेटा यहाँ पर बेलन का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला पहले बताइए। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर, यहाँ पर कैपिटल H माना था, कैपिटल H। अब हम क्या करेंगे कि r और h किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर r भी वेरिएबल है और h भी वेरिएबल है। क्योंकि h के बारे में पता नहीं है कि बेलन कितना छोटा कितना बड़ा, यहाँ तो दिख नहीं रहा है, तो यहाँ r भी वेरिएबल होगा, क्योंकि बेलन जब यहाँ बन जाएगा तो ऊंचाई डिफरेंट हो गई और त्रिज्या भी डिफरेंट हो गई, तो r और h यहाँ क्या है, वेरिएबल है। इसको किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है, ऊंचाई h दिया, इतना हो गया। पहले ये बताइए, इसको ए बी डी, इसको एफ मान लेते हैं। अब आइए यहां देखिए, समकोण त्रिभुज ADF में क्यों करने जा रहा हूं, क्योंकि हमें ऊंचाई टोटल है h, A से E तक क्या है, शंकु की ऊंचाई h है, और यहां से यहां तक हम पता कर लें तो यहां से यहां तक अपने आप आ जाएगा बेलन की ऊंचाई। यही चीज कर रहा हूं। ADF में हमें पूछ रहा हूं कॉट अल्फा क्या आएगा, कॉट अल्फा, चाहे टैन अल्फा लो चाहे कॉट, तो कॉट अल्फा क्या होगा, आधार बटे लंब, इसके सामने वाला ये लंब होगा और ये आधार होगा और ये कर्ण होगा, इसके सामने वाला ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो कॉट अल्फा क्या आएगा, आधार क्यों ले रहा हूं, तो यहाँ 80 हो जाएगा और बटे क्या आ जाएगा, आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब क्या हो जाएगा, ये r है, ये क्या है, r है, ये क्या है, r है, तो क्या हो जाएगा r। तो AD इक्वल क्या आ जाएगा, r cot अल्फा, AD हो गया। तो बेलन की ऊंचाई जो है h क्या होगा, h को लिख सकते हैं AE माइनस h, मतलब समझते हो ना, h मतलब क्या हो गया है, DE इक्वल को लिख सकते हो AE माइनस AD। तो AE कितना है, स्मॉल h, और AD कितना है, r cot अल्फा, r cot अल्फा।
ये हो जाएगा, बस हो गया। अब क्या होगा, बेलन का आयतन समीकरण 1 से v बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, एच के स्थान पर क्या लिखेंगे, एच माइनस आर कॉट अल्फा। यहाँ कौन कौन कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट क्या है, हाँ पाई तो कांस्टेंट है ही है, एच भी कांस्टेंट है और अल्फा भी कांस्टेंट है, मतलब कुल मिला के आर वेरिएबल है। इसको मिटा देते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है, 4/27 पाई एच क्यूब tan स्क्वायर अल्फा है ये। जी हाँ, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ देखिए डी बाई डी एस निकालो, डी बाई डी आर। तो अगर आप चाहो तो इसको एक लाइन और लिख लो ऐसे करके, नहीं तो फिर दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणक लगाना पड़ेगा, आर स्क्वायर एच माइनस आर क्यूब कॉट अल्फा। चलिए डी बाई डी आर निकालो, पाई 2 आर इंटू एच कांस्टेंट जब बाहर निकलेगा आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा, आर क्यूब क्या आएगा 3r स्क्वायर, कॉस अल्फा बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलेगा मतलब ऐसे लेते हैं। फिर क्या लिखोगे, आयतन के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान के लिए क्या करेंगे, डी बाई डी आर को 0 करेंगे, तो क्या होगा पाई 2r/h माइनस 3r स्क्वायर कॉट अल्फा इक्वल क्या होगा 0। तो 2r/h इक्वल क्या आएगा 3r स्क्वायर कॉट अल्फा। तो r की वैल्यू क्या आएगी, r से r यहाँ कैसे हो जाएगा, r की वैल्यू आएगी 2h/3 कॉट अल्फा आएगा, ठीक है ना। हाँ अगेन डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, d2v बाई dr2 निकालना पड़ेगा, चेक करना ना, नेगेटिव आएगा में पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तभी मैक्सिमम होगा। तो पहले इसको करेंगे, अवकलन करो, इसका 2h बाहर निकलेगा, r का क्या आएगा 1 और 3 कॉट अल्फा बाहर निकलेगा, r स्क्वायर क्या आएगा 2r। अब किस पर चेक करना है, r इक्वल 2h/3 कॉट अल्फा पर चेक करना है, तो क्या आएगा, इसको नोट कर लिए होंगे ना, नोट कर लीजिए, इसको यहाँ मिटा देते हैं इतना। अरे बाप रे बाप, वॉल्यूम हटा दिया हो, चलिए अच्छा ये है वॉल्यूम है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ रखिए d2v बाई डी आर स्क्वायर इक्वल पाई 2h माइनस 3 दूना 6 कॉट अल्फा, और r की वैल्यू क्या है यहाँ से 2h/3 कॉट अल्फा, क्या आ जाएगा 3 दूना 6 कॉट अल्फा से कॉट अल्फा कैसे 2 दूना 4h माइनस क्या हो जाएगा 2 पाई h बराबर क्या होगा नेगेटिव। अतः क्या होगा बताओ, आयतन महत्तम होगा, अतः बेलन का आयतन महत्तम होगा जब r इक्वल क्या होगा 2h/3 कॉट अल्फा। लेकिन हमें क्या करना है, बेलन की ऊंचाई यहाँ एक तिहाई ऐसे कुछ करके बना था, तो हमें क्या करना होगा, तो आयतन महत्तम तो हो गया, अब हमें क्या निकालना था ये ध्यान देना है, तो आपसे मिटा दिया हूँ। क्वेश्चन एक देख लेते हैं हल्का सा, क्या दिखाना, बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई की 1/3 है, बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई की 1/3 है, ठीक है ना, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई क्या है, ये है, यही है ना बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई क्या होगा, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई
कैपिटल एच इक्वल क्या होगा, स्मॉल एच माइनस आर कॉट अल्फा। तो कैपिटल एच स्मॉल एच आर की वैल्यू क्या है बताओ, 2h/3 कॉट अल्फा इंटू कॉट अल्फा। तो क्या हो जाएगा, कॉट अल्फा से कॉट अल्फा कैंसिल, 3h 3 में 2 में 1 h/3 हो गया। बताओ इसका मतलब क्या समझते हो, बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई का 1/3 है, ये प्रूफ हो गया। अब हमें निकालना है बेलन का महत्तम मान कितना होगा, 4/27 πh³ tan स्क्वायर अल्फा। बस हो गया, खत्म हो गया। तो बेलन का जो आयतन है वो कहाँ है, ये है। समय का जो भी मान हो हम 1 मान लेते हैं। तो समय का 1 से बेलन का आयतन क्या होगा, पाई r स्क्वायर h। तो r स्क्वायर इसका स्क्वायर क्या आएगा, 4h स्क्वायर। कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, ठीक है आएगा तो है, क्या आएगा, आएगा पक्का आएगा, कैसे नहीं आएगा। ये r की वैल्यू क्या है, तो 4h स्क्वायर अपान 9 कॉट स्क्वायर अल्फा इंटू क्या हो जाएगा h, r स्क्वायर h, r की वैल्यू ये है, ये हो जाएगा माइनस r³। तो 2 दूना 4 दूना 8 h³ अपान 3 दूना 9 तो 27 कॉट³ अल्फा इंटू क्या आएगा कॉट अल्फा। बोल बेटा यहाँ तक समझ में आया नहीं आया, आ रहा होगा। अब यहाँ देखिए कॉट अल्फा एक कैंसिल हो जाएगा, कॉट स्क्वायर अल्फा होगा और 9 और 27 का एलसीएम क्या होगा, 9 और 27 हो जाएगा। यहाँ क्या लिख देंगे 27, एक कॉट कैंसिल हो जाएगा, कॉट स्क्वायर बचेगा, 27 कॉट स्क्वायर अल्फा। तो 9 तो 27 3 आएगा, 3 चौक 12 h³, ठीक है ना। फिर इसके बाद माइनस ये उतना हो जाएगा, एक आएगा तो एक आएगा 8h³। तो क्या आएगा, 12 से आ गए 4, तो 4/27 पाई 12 से आगे 4 h³ और कॉट स्क्वायर अल्फा अपान में है, ऊपर जाएगा क्या हुआ tan स्क्वायर अल्फा। बोल बेटा यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, हैंस तो ये खत्म हो गया। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, हेलीकॉप्टर वाला लेके आया हूँ। उच्चतम और न्यूनतम दूरी ज्ञात करना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको। अब आइए आगे क्या लिखा है, शत्रु का एक अपाचे हेलीकॉप्टर, अपाचे गाड़ी नहीं, अपाचे क्या है हेलीकॉप्टर, वक्र y=h² + 7 के अंदिश प्रदत्त पथ पर उड़ रहा है। इसके अंदिश शत्रु का एक हेलीकॉप्टर जो है जिसमें दुश्मन बैठे हैं, वो कह रहा है इसके अंदिश उड़ रहा है। बिंदु 3,7 पर स्थित एक क्या है, नौजवान एक सैनिक है, अपनी स्थिति से न्यूनतम दूरी पर उसे हेलीकॉप्टर को गोली मारना चाहता है। न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, बहुत ही सिंपल ये भी है। तो आपको पहले समझना होगा, पहले क्या है, एक वक्र है मान लीजिए, ये है, इस पर क्या उड़ रहा है, क्या कहते हैं हेलीकॉप्टर। अब इस वक्र का क्या है दिया है, वक्र क्या है, वक्र क्या दिया हुआ है, y=h² + 7। कोई भी वक्र रफली बना लीजिए। अब बिंदु यहाँ क्या क्या है, कह रहा है 3,7 पर, यहाँ पर क्या बैठा है, एक सैनिक बैठा है और यहाँ पर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। कह रहा है कि वह न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है जिससे कि वो क्या हो, उस पर निशाना लगा दे हेलीकॉप्टर पर। तो कहने मतलब कि मान लीजिए इस पॉइंट पर ये न्यूनतम दूरी हो गई, ये ठीक है ना, न्यूनतम। और ये क्या मान लेते हैं पॉइंट x, y, क्या मान लेते हैं x, y, ये न्यूनतम दूरी है, इसको मान लेते हैं p, इसको मान लेते हैं a। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x और y की वैल्यू क्या है, h² + 7। तो न्यूनतम दूरी क्या है, दूरी क्या है AP को हम क्या मान लें, दूरी को हम d मान लेते हैं, या
डी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डी अंडर रूट क्या आएगा, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा, साफ साफ अगर कहें तो एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स से पावर 4 हो जाएगा, डी हो गया। अब यहाँ देखिए दोनों पक्षों को वर्क कर दो तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर इक्वल क्या आएगा, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, समीकरण 1 मान लो, ये क्या है 4। हमें न्यूनतम दूरी करना है। न्यूनतम दूरी कहाँ था, मिनिमा, क्या दिखाना होगा, न्यूनतम दिखाना, न्यूनतम मतलब मिनिमा, मैक्सिमा नहीं, मिनिमा दिखाना है। मिनिमा दिखाने के लिए क्या करते हैं, 2 बार डिफरेंशिएट करके दिखा देते हैं उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो इस ये होल वर्क कर दी, ये हो गया। अब यहाँ देखिए इस डी स्क्वायर को हम कैपिटल डी मान लेते हैं, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। एक चीज समझ लीजिए, अगर डी न्यूनतम होगा, डी अगर न्यूनतम है, मिनिमा है, तो डी स्क्वायर क्या होगा, और मिनिमा होगा। अगर डी क्या है 1/3 है, मिनिमा, तो डी स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 1/9 और मिनिमा हो जाएगा। कहने मतलब अगर डी मिनिमा हो जाएगा तो डी स्क्वायर भी मिनिमा होगा, अगर डी मैक्सिमा है तो डी स्क्वायर भी मैक्सिमा हो जाएगा। तो लिख सकते हो यदि कैपिटल डी क्या होगा, न्यूनतम है, तो डी स्क्वायर भी क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो इसको क्यों हम ऐसे वर्क कर दिया हम, क्योंकि थोड़ा सा होल इसको डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ा सा अच्छा रहेगा, इसलिए हम इसको ऐसे मान लेते हैं। अब दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। ये डी समझ में नहीं आ रहा कि ये डी, थोड़ा सा कुछ और मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं जेड मान लेते हैं। क्या मानते हैं, जेड, नहीं डी ही है, यहाँ पर डी मान लेते हैं, यहाँ पर डी मान लेते हैं, और डी स्क्वायर को हम मान लेते हैं जेड। यदि जेड क्या होगा, न्यूनतम होगा, तो डी स्क्वायर भी क्या होगा, न्यूनतम होगा। बात समझ में आई ना। अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि एक ही फंक्शन है x का। क्या आएगा इसका, 2x माइनस 3 प्लस 4x क्यूब। फिर क्या लिखेंगे, जेड के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान के लिए, निम्निष्ट मान के लिए क्या हो जाएगा, तो dz बाई ds क्या हो जाएगा, 0 कर लो। तो जब 0 करेंगे तो आएगा 2x माइनस 3 प्लस 4x क्यूब इक्वल 0। ठीक है ना, ये तो सब कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या आएगा, 2x 2 3 6 प्लस 4x क्यूब बराबर क्या हुआ 6। क्या हुआ ये, 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ देखो बेटा, क्यूबिक फंक्शन है, ये क्या है, क्यूबिक फंक्शन है, तो आप इसको फैक्टर करेंगे। तो यहाँ फैक्टर करना बहुत दिक्कत हो जाती है, क्लास 9th में पढ़ाया जाता है। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि x की वैल्यू कौन सी इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो x पर 1 रख दो, तो 1 रखोगे क्या आएगा, 4 प्लस 2 माइनस 6, 4 2 6 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अतः x माइनस 1 इस समीकरण का क्या होगा। ये सब कहाँ पढ़ा गया था बताओगे, समीकरण का एक गुणनखंड है, एक क्लास में पढ़ाया जाता है, 9th में पढ़ाया जाता है। तो x माइनस 1 से इसमें भाग दे दीजिए, तो 4x क्यूब, एक विशेष रिमाइंडर थे, आप लोग 12th में है, तो इसका मतलब आप समझ लेंगे, अगर चाहें तो ऐसे ही कर देते हैं, x माइनस 1 प्लस x माइनस 1, यार चलो भाग दे दो यार, सोचने में परेशान ना करें। 2x माइनस 6 बाई क्या होगा, गुणनखंड है तो इसको क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा, x माइनस 1 कितनी बार जाएगा, 4x स्क्वायर जाएगा, तो 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर
तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कैंसिल। 4x² प्लस कितनी बार जाएगा, 4x जाएगा, तो 4x² माइनस 4x माइनस ये क्या होगा प्लस 6x माइनस से कितने जाएगा 6। तो ये क्या हो जाएगा, ये आएगा, इसको लिख सकते हैं इस चीज को x माइनस 1 4x² प्लस 4x प्लस 6 इक्वल 0। जब इसको गुणा करोगे तो यही आ जाएगा। और इसको x माइनस 1 है और यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या आएगा 2x² प्लस 2x प्लस 6 इक्वल 0। तो x माइनस 1 इक्वल 0 हो जाएगा। और जब इसको 0 करोगे तो बेटा यहाँ से x का मान क्या आएगा, इमेजिनरी आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आएगी, इमेजिनरी आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू नहीं लेंगे, x इक्वल 1 लेंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको पुनः आकलन कर दो, d2z बाई dx2 क्या आएगा इसका x का 1 3 का 0 हो जाएगा तो 2 आएगा, इसका 4 3 12 x² आएगा। तो x इक्वल 1 पर क्या आएगा d2z बाई dx2 1 रखेंगे तो 12 12 2 14, तो क्या आएगा पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, z क्या हो जाएगा, x इक्वल 1 पर z क्या होगा, न्यूनतम होगा, न्यूनतम होगा। अतः z न्यूनतम होगा तो d² न्यूनतम होगा, और d² न्यूनतम होगा तो d न्यूनतम होगा, d न्यूनतम होगा। अब हमें न्यूनतम दूरी निकालना है। न्यूनतम दूरी तो दूरी में रख दीजिए, दूरी का फॉर्मूला ये है। तो यहाँ जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल 1 रखो, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या आएगा 4 1 5 √5 इकाई। न्यूनतम दूरी क्या होगी, √5 होगा, जिससे कि शत्रु क्या होगा, हेलीकॉप्टर को गोली मार देगा। वो न्यूनतम दूरी क्या है, √5 इकाई है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है, x पावर x का निम्नलिखित मान ज्ञात करना। निम्नलिखित मान, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, x पावर x। तो आप क्या करेंगे, पहले मान लेते हैं, माना y इक्वल क्या मान लेते हैं, x पावर x, ठीक है। निम्नलिखित मान निकालना है, तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित मान निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले आकलन करते हो। आकलन करने के लिए कर तो पाएंगे नहीं, क्योंकि 4 की पावर 4 है। पहले क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लाग लेंगे। ये बताया हूँ क्वेश्चन। तो log y इक्वल क्या आएगा, x log x, x log x हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा x log x हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, इसको क्या करेंगे, दोनों पक्षों में x सापेक्ष अवकलन कर दो। अवकलन करो तो क्या आएगा, ये क्या है, अवकलन करो तो 1/y dy बाई dx x इंटू 1/x प्लस log x, तो क्या आएगा ये dy बाई dx y 1 प्लस log x, तो क्या हो जाएगा x पावर x 1 प्लस log x। y की वैल्यू क्या है, x पावर x है। फिर क्या लिखते हो, उच्चिष्ट तथा निम्नलिखित मान के लिए, क्या करते हो, dy बाई ds को 0 करते हो। इसे 0 करोगे तो x पावर x 1 प्लस log x इक्वल 0। x पावर x 0 हो नहीं सकता, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो फलन ही गायब, तो किसको 0 होना पड़ेगा, 1 प्लस log x को 0 होना पड़ेगा। तो log x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर -1, यहाँ e छिपा रहता है, log जब हटाते हैं x इक्वल क्या आएगा, e की पावर -1, तो x इक्वल क्या आएगा 1/a, ठीक है ना। अब पुनः इसको क्या करते हैं, अवकलन करिए, 1 a 2, तो समीकरण 2 से तो क्या आएगा d2 y बाई dx2,
इसको पुनः अवकलन करते हैं डायरेक्ट। एक्स पावर एक्स डी डी एक्स क्या आएगा 1 प्लस log एक्स, फिर 1 प्लस log एक्स डी डी एक्स क्या होगा एक्स पावर एक्स। अब देखो बेटा यहाँ एक्स पावर एक्स 1 का अवकलन 0, log एक्स का क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, 1 प्लस log एक्स। अब देखो बेटा एक्स के पावर एक्स का अवकलन कर चुका हूँ, और लोग बच्चे यही करते हैं एक्स इंटू एक्स पावर एक्स माइनस 1, एकदम सरासर गलत है, पता नहीं कैसे पढ़ते हैं कि कॉपी में ये लिख देते हैं। और एक्स पावर एक्स का भी अवकलन किया गया, क्या है ये y हमारा क्या है एक्स पावर एक्स, तो एक्स पावर एक्स का अवकलन क्या होगा ये होगा, तो क्या आएगा ये आएगा एक्स पावर एक्स 1 प्लस log एक्स, यहाँ भी लिखा है तो 1 प्लस। अब किस पर चेक करेंगे एक्स इक्वल 1 बाई ई पर, तो यहाँ रख देंगे 1 बाई ई, 1 बाई ई, ये क्या आएगा थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। अगर ये क्या लिखा हूँ, अच्छा ये इंटू है, अब एक लाइन और लिख देते हैं। अच्छा एक्स पावर ये क्या आएगा एक्स माइनस 1 आएगा, और ये क्या होगा एक्स पावर एक्स 1 प्लस log एक्स। किस पर चेक करना है एक्स इक्वल 1 बाई ई पर, तो 1 बाई ई, 1 बाई ई माइनस 1, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस log, भाई एक्स इक्वल 1 बाई ई कैसे आया था 1 प्लस log इसको 0 करने पाया था, या ऐसे रख दो ई की वैल्यू एक्स की वैल्यू ई की पावर माइनस 1 रखेंगे, तो माइनस 1 इधर आएगा, log e टू द बेस 1 होता है, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यार ये कैसे आया, यहाँ से आया ना, तो 1 प्लस log इसके ये तो 0 हो गया 0। अब यहाँ देखो बेटा ये क्या होगा, ये आएगा 1 माइनस ई बाई ई, ये क्या आएगा ये 1 अपान ई की पावर 1 माइनस ई बाई ई, बात को समझो। अब देखो बेटा यहाँ निगेटिव आवे चाहे पॉजिटिव आवे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ई की पावर चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो ऑलवेज क्या आएगा इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगा, अभी पढ़ाया है इससे पहले, तो डायरेक्ट लिख देना यहाँ पर, क्या लिख देंगे पॉजिटिव। अतः क्या हो जाएगा एक्स इक्वल 1 बाई ई पर क्या आएगा उच्चिष्ट होगा, क्या होगा सॉरी निम्निष्ठ होगा, निम्निष्ठ होगा। तो आता है निम्निष्ठ मान क्या हो जाएगा, निम्निष्ठ मान क्या हो जाएगा वह रख दीजिए यहाँ पर जो वैल्यू है जो मेन फंक्शन है, तो 1 बाई ई पावर 1 बाई ए, नोट कर लीजिए ये हो गया। अब देखिए एक बेटा आप लोग घर पर करना हो तो कर लीजिएगा 1 बाई एक्स पावर एक्स, समझते हो, तो log जब लेंगे तो x क्या आएगा log 1 बाई एक्स आएगा, और log 1 बाई एक्स क्या आता है माइनस एक्स log x आ जाएगा। यहाँ x log x है, देखिए 1 बाई एक्स पावर एक्स अगर हो तो जब log लेंगे तो x log 1 बाई एक्स, और log 1 बाई एक्स क्या होता है इसका log 1 माइनस log x, log 1 0 होता है तो माइनस log x आएगा, x माइनस ये यहाँ माइनस लगा देंगे, सेम ऐसे करते चले जाएंगे, और निम्नलिखित मान निकालना हो या उच्च मान जो भी आए यहाँ पर रख देंगे आ जाएगा। देखो बेटा ज़्यादा समय हो गया, मुझे लगता है कि कितना हो 2:30 बज गया है ना, तो आप लोगों के लिए मैं बहुत इतना मेहनत कर रहा हूँ। अब ये जो क्वेश्चन बचा है ना मैं सोच रहा हूँ इसको हम एक्सरसाइज में कर देंगे। एक्सरसाइज मतलब कल कौन सा तारीख है, आज 22 हो गया, 23 को कल हम रैखिक प्रोग्रामन और प्रतिलोम वृत्तीय फलन का हम वीडियो अपलोड करेंगे रात में, कल मतलब बताया जाएगा। 22-23 हो गया, 24 को जितने क्वेश्चन बचे हैं, जैसे मतलब ये 2-4 क्वेश्चन बचा है ये लूँगा, और देखिए कहोगे तो सारिक का 1 या 2 क्वेश्चन ले लेंगे, तो नहीं छोड़ देंगे, क्योंकि आबी और सारिक सब लोग पढ़े हैं, शुरू में सबसे पहले यही 1-2 महीना पढ़ते हैं, तो आबी और सारिक तो रटी होनी चाहिए। बाकी जितने भी एक्सरसाइज हैं लगभग हमने सब पकड़ लिया है, सब कंप्लीट मतलब सबको हमें कवर किया है। और अभी समतल बचा होगा, तो समतल को भी ले लेते हैं कल ही, प्रतिलोम वृत्तीय फलन, प्लेन और एक क्या कहते हैं रैखिक प्रोग्रामर, इसको हम एक वीडियो कल हम बना देंगे, तो आप लोगों को 23 से 24 को मिल जाएगा, और 24 वाला 25 को मिल जाएगा। बस आज तो बना ही दिया, 2 वीडियो और बनाएंगे। एक वीडियो में प्रतिलोम वृत्तीय फलन, रैखिक प्रोग्रामर और समतल प्लेन, ये 3 बताएंगे। बाकी जो हमारा मन करेगा
अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी के 2-4 क्वेश्चन और ले लेंगे प्रायिकता के, और लगभग हम सारा टॉपिक कवर कर दिया हूँ, और सब जो है अनसॉल्व के ही क्वेश्चन है। बेटा मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप ये याद रखिएगा, पेपर जब आप पढ़ेंगे देखेंगे तो उसमें सारा क्वेश्चन जितना मैं कराया हूँ उसी में से आएगा। कम से कम 100 में तो 80 नंबर तो फंसेगा ही। हम मान के चलते हैं कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट भी कर लेंगे, उसी में 80 में आ जाए कर लेते हैं, 80 से 85 नंबर तो आ ही जाएगा जितना मैं पढ़ाया हूँ। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो इतना आप लोग मेहनत करिए, ज़्यादा समय हो गया है, अभी इसको एडिट करना है, फिर अपलोड करना होगा, बहुत टाइम लग जाएगा। आज बस यहीं तक। बस बच्चों यही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सारे अपने दोस्तों को शेयर करिए, सब लोग देखें। देखिए जितने ज़्यादा लोग देखेंगे, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, उतना ही हमको क्या करना है, हमको और पढ़ाने का मन करेगा। मैं कई बार हर वीडियो में यही बताता हूँ। तो बेटा कम से कम अपने स्टेटस पर शेयर करिए, हाँ व्हाट्सएप आप चलाते ही हैं, वहाँ करिए। मतलब कुल मिला के हर तरफ से आप हमको यहाँ पर सपोर्ट करना है, तब हम आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। ये नहीं कि इंटर ही काम देगा, इंटर के बाद आप साइंस से आएंगे ना, कहीं ना कहीं पढ़ेंगे, तो मैथ हम आप लोगों के लिए हमेशा मतलब आपके साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।